हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरे मन से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपनी हर वीडियो में यह प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक ला सकें जो आप सभी के लिए यूज़फुल हो सके, आप सभी की कन्फ्यूजन दूर कर सके। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक टॉपिक है अभिवृत्ति और शांति अभिवृत्तियाँ, जिसे हम अपनी आज की वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक क्या है? हम इसे अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम सभी इससे परिचित हैं, लेकिन अगर कहा जाए शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार, आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभिवृत्ति। साधारण भाषा में अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्रणाली, विचार या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण से है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति की किसी भी घटना, किसी भी वस्तु या कोई भी नई चीज़ हो उसको लेकर के उसके मन में क्या भावनाएं आती हैं उस दृष्टिकोण से है। कोई व्यक्ति जिस वस्तु, व्यक्ति, विचार अथवा क्रिया के प्रति जैसा अनुभव करता है उसमें उसके प्रति वैसी ही अभिवृत्ति का विकास होता है और भविष्य में वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि किसी भी घटना के बारे में जैसा अनुभव करता है तो वैसी ही उसके लिए मन में अभिवृत्ति या भावना का विकास हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, उनमें से दोनों बच्चों में से एक बच्चे को खेलना बहुत पसंद है और दूसरा बच्चा खेलना पसंद नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, उन दोनों की इस भावना के प्रति पीछे कोई ना कोई उनका अनुभव रहा है। मान लीजिए एक बच्चा जिसको खेलना पसंद है वो ये जानता है कि खेलने से हमारा मनोरंजन होता है या उसका शारीरिक विकास होता है, और दूसरा बच्चा है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि वो खेलते हुए गिर गया, उसको चोट लग गई, तो फ्रेंड्स वो ये जानता है कि खेलने से हमें चोट लग जाती है। तो फ्रेंड्स, उन दोनों की जो भावनाएं हैं, एक खेलना पसंद करता है और दूसरा खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो फ्रेंड्स यही भावना उनकी खेलने के प्रति अभिवृत्ति कहलाएगी। फ्रेंड्स, ये क्या होती है इसे हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, इसे व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा विकसित करता है, जो कि सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि दोनों बच्चे जो खेल के प्रति अपनी अपनी भावनाएं रखते हैं, अपनी अपनी अभिवृत्तियां रखते हैं, जो खेल को पसंद करता है उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक और जो खेल को नहीं पसंद करता उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक होती है। फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं। पहली, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यक्ति, क्रिया और विचार के प्रति जो अनुकूल या प्रतिकूल भावना होती है वो अभिवृत्ति है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जैसा हम जानते हैं कि किसी घटना, मान लीजिए कभी दो व्यक्ति घूमने गए हैं और एक व्यक्ति का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और दूसरे व्यक्ति का अनुभव बहुत बेकार रहा है, तो फ्रेंड्स वो दोनों व्यक्ति भविष्य में उसी आधार पर जो उनके अनुभव रहे हैं दोबारा अपने घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये उनकी अभिवृत्ति ही तो है जो उन्हें उस क्रिया को करने या ना करने का संकेत दे रही है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगली जो विशेषता है वो है अभिवृत्ति का संबंध अनुभवों और संवेगों से होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य जो किसी घटना के प्रति हमारे पहले अनुभव हो चुके हैं ना, उसी आधार पर और उसके द्वारा हम कैसे संवेग होते हैं। मान लीजिए जैसे फ्रेंड्स, अब अगर साधारण एग्जांपल लें तो दोनों बच्चे जो खेलना पसंद करते हैं, एक का अनुभव रहा कि जिसको चोट लग गई और तो वो उस क्रिया को दोबारा नहीं करेगा, तो उसकी नकारात्मक अभिवृत्ति हो गई। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा बच्चा है, उसका अनुभव रहा है कि खेलना एक मनोरंजन पूर्ण क्रिया है, तो वो उस क्रिया को दोबारा करेगा और दोबारा उसका संवेग उसमें खुशी वाला रहा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार कहा है इसमें अभिवृत्ति का संबंध अनुभवों और संवेगों से होता है। अगला बिंदु आता है हमारा, अभिवृत्ति का विकास सामाजिक संबंधों से होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम सभी समाज में रहते हैं, हम सभी समाज का हिस्सा हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब हर जगह समाज एक जैसा नहीं होता। कहीं पर किसी प्रकार के लोग होते हैं, कहीं पर दूसरे प्रकार के। अब एक जगह के व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत आपस में स्नेह रखते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। तो कहीं फ्रेंड दूसरी ओर ना तो किसी को किसी का मतलब होता है, ना कभी किसी की कोई सहायता करता है और ना ही कोई किसी की समस्या में उसकी कोई पढ़ना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये सब सामाजिक संबंध होते हैं। अब उन सामाजिक संबंधों के अनुसार जो वहाँ का व्यक्ति होगा
उसकी भावनाएं भी वैसी हो जाएंगी। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो ऐसे समूह में रह रहा है जहाँ के लोग सबसे हंसकर मिलकर बातें करते हों, एक दूसरे की सहायता करते हों, तो फ्रेंड्स वो व्यक्ति ये मानेगा कि दुनिया कितनी अच्छी है, सब कितना एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और वो भी दूसरे का अनुकरण करके उनकी मदद करने का प्रयत्न करेगा, हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करेगा। वहीं इसके विपरीत फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे माहौल में रहता है जहाँ कोई किसी को पसंद नहीं करता, ना किसी की कोई मदद करता है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उसके मन में समाज के प्रति घृणा आ जाएगी। वो कहेगा कि ये कैसे लोग हैं, ना इन्हें किसी से मतलब है, ना कोई किसी से बात करना चाहता है, ना कभी किसी की मदद करता है। तो फ्रेंड्स उसके मन में भी कहीं ना कहीं यही भावना आ जाएगी, ना तो वो किसी से बात करेगा और ना ही कहीं भी किसी की वो मदद करेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसमें कहा है कि सामाजिक संबंधों से अभिवृत्ति का विकास होता है। आगे, अभिवृत्ति सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की हो सकती है। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, सामूहिक से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि एक पूरा परिवार है, वो सभी ये मानते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई परेशानी में है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो अभिवृत्ति है उस पूरे परिवार की सामूहिक अभिवृत्ति या उनकी सोच है, उनकी भावना है। साधारण शब्दों में फ्रेंड्स अभिवृत्ति को सोच भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे के प्रति विचार हैं। और फ्रेंड्स व्यक्तिगत अभिवृत्ति से तात्पर्य है कि मान लीजिए फ्रेंड्स उस पूरे परिवार में ही कोई एक ऐसा बच्चा है जो ये कहता है कि किसी की मदद करके कोई फायदा नहीं है, या हम क्यों मदद करें किसी की, हमारी भी कोई करेगा थोड़ी। तो फ्रेंड्स ये उसकी अभिवृत्ति व्यक्तिगत हो गई। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार सोच पारिवारिक या सामूहिक रूप में हो सकती है, या खुद की अपनी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आगे आती है शांति अभिवृत्ति। फ्रेंड्स शांति अभिवृत्ति, इन सभी अभिवृत्ति या सोच की हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स इस टॉपिक को लाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारा ये भी है कि हम ये प्रयास कर सकें कि लोगों के मन में ऐसी अभिवृत्तियां विकसित कर सकें जो एक आदर्श समाज बनाने में, आदर्श देश बनाने में हम सभी की सहायता करें। फ्रेंड्स हम इस पॉइंट को शुरू करते हैं। शांति हेतु व्यक्ति का व्यवहार, कार्य और विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए शांति हेतु शांति अभिवृत्तियां बहुत आवश्यक हैं। व्यक्ति में शांति अभिवृत्तियों का विकास उसे शांतिप्रिय और आदर्श नागरिक बनाने हेतु बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि शांति अभिवृत्ति इसलिए आवश्यक है कि ताकि आपस में कोई झगड़ा ना करे, एक दूसरे को एक नागरिकता की भावना हो, अच्छे व्यक्ति की भावना हो। तो फ्रेंड्स शांति अभिवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश को, हमारे समाज को, सभी को इनकी बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। शांति अभिवृत्तियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली, विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भाव रखना। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि हमें यह मानना चाहिए कि हमारे संसार के सभी व्यक्ति हमारे भाई, हमारे बहन हैं, हमारे बंधु हैं, और हम सभी को मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी है। फ्रेंड्स जैसा कि अभी आप सभी जानते हो कि कोरोना काल में पूरे देश में एक त्राही जैसी भावना हो गई, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। तो फ्रेंड्स विश्व बंधुत्व से तात्पर्य अब जैसे भारत हुआ या अन्य देश हुए, वो ऐसे देशों की जो बेचारे या कोरोना के ग्रस्त में बहुत ज़्यादा थे, तो दूसरे समर्थ देशों द्वारा उनकी सहायता की गई। तो फ्रेंड्स यह विश्व बंधुत्व की भावना ही तो है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भाव रखना। इसका तात्पर्य है कि फ्रेंड्स हर देश अपनी अलग राय रखता है, अपनी अलग भावनाएं रखता है, तो उन सभी भावनाओं की कद्र करना, किसी की भी अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, उन पर किसी तरह का जोर दबाव न डालना। आगे, युद्ध के विरोध का भाव। फ्रेंड्स ये बहुत आवश्यक है कि शांति अभिवृत्तियां इस क्षेत्र में बहुत आवश्यक हैं। फ्रेंड्स युद्ध एक देश को, एक समाज को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स प्रयास यही होना चाहिए कि व्यक्ति युद्ध ना करे, तो और इनका विकास तब होगा जब व्यक्ति शांति अभिवृत्तियों से पूरी तरह से परिचित होगा। अगला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रकृति के प्रति सकारात्मक व्यवहार। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स आज के इस बदलते टाइम में हम निरंतर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आवश्यक है कि केवल हम उतनी ही मात्रा में इनका प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यक है। आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसका परिणाम भविष्य में हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। इसके अगला पॉइंट है हमारा विविधता में एकता का भाव। फ्रेंड्स जैसा भारत एक विविधताओं वाला देश है, तो इसका तात्पर्य फ्रेंड्स हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए,
ताकि कोई दूसरा हमारे देश में आके किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचा सके। अगला बिंदु, सह अस्तित्व की भावना का विकास। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि हमारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति की भी अस्तित्व की भावना का विकास होना चाहिए। हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये तो गरीब है, हमारे लेवल का है ही नहीं, हम इससे बात नहीं करेंगे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, उसकी भी अपनी अस्तित्व है, इसका ख्याल करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। अगला बिंदु आता है हमारा समानता का भाव। फ्रेंड्स, समानता का भाव बहुत आवश्यक है, किसी को भी ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु, परस्पर विश्वास और सहयोग। फ्रेंड्स, हमें समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग बनाए रखना चाहिए। अगला पॉइंट, सामाजिक जिम्मेदारी। फ्रेंड्स, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें, इसे हर तरह की बुराई से दूर रखें। फ्रेंड्स, कल को आप अध्यापक बनेंगे, अध्यापक बनने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को यही शिक्षा दें कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का, अपनी सभी कर्तव्यों का पूर्णता से पालन करें। अगला पॉइंट आता है हमारा अहिंसा का भाव। फ्रेंड्स, अहिंसा, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स हमारे देश को। अक्सर हम देखते होंगे बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान तक ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये भाव सही नहीं है। प्रयास कीजिए कि किसी भी बातचीत, किसी भी प्रॉब्लम को, समस्या को आप उसे प्यार से सुलझाने का प्रयत्न करें। अहिंसा का भाव सभी में होना चाहिए। अगला बिंदु, उदारता और त्याग। फ्रेंड्स, आज के समाज को उदारता और त्याग की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, आज से पहले कितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कितने त्याग किए हैं अब देश के लिए, कितना समाज के लिए किया है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राण की आहुति ही क्यों ना देना पड़े। जैसे भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। फ्रेंड्स, कितने ऐसे नेता रहे हैं, कितने ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये उदारता और त्याग की भावना होनी चाहिए। अपना ही अपना नहीं सोचना चाहिए, दूसरे की हित का भी ख्याल करना चाहिए। अगला, सकारात्मक दृष्टिकोण। फ्रेंड्स, हर बिंदु के प्रति हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें ये भावना रखनी चाहिए कि अगर इसमें ये अच्छा नहीं है तो कुछ और अच्छा होगा। इससे फ्रेंड्स प्रॉब्लम हमारी कम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक मानसिक बल मिलता है उस समस्या को दूर करने का। तो फ्रेंड्स, प्रयत्न करें इन सभी आवश्यक बातों को अपनाने का। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके एक सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें और मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।